बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ करम मुमताज़। आज हम अपनी 10th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था लॉ ऑफ मास एक्शन, और फिर उससे वाला जो अर्लियर जो हमारा था वो था एक सिंपल एग्जाम्पल की मदद से हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। और लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर भी हमने A + P एरोहेड C + D रिएक्शन को डिस्कस किया। ओके, तो आज हमारे पास दो टारगेट्स हैं, आज हमारे पास दो चीज़ें हैं। उनमें से पहला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको आज मज़ीद अच्छे तरीके से जानेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है। ठीक है। उसके अलावा सेकंड हमारा जो एजेंडा है वो है उसके यूनिट्स, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमें पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये चीज़ होती है, तो देन फिर हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि उसके यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टूडेंट, हमने बहुत सारे रिएक्शंस पीछे एग्जाम्पल्स की शक्ल में पढ़े हैं, जिनमें एक रिएक्शन था H2 + I2 2HI, एक ये केमिकल रिएक्शन था स्टूडेंट्स। एक हमने ये पढ़ा था A + B एरोहेड C + D। इस तरह के और भी हमने कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन भी पढ़ा था। ये जितने भी रिएक्शंस हैं, इसमें हमने एक बात गौर से पढ़ी थी कि सबसे पहले क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से बन जाते हैं प्रोडक्ट्स, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये दोबारा टूटते हैं और दोबारा टूट के दोबारा वही रिएक्टेंट्स बना देते हैं जिनसे ये बना होता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। फिर स्टूडेंट्स, हमने ये बात की एक वक्त ऐसा आता है जब फॉरवर्ड का रिएक्शन और रिवर्स का रिएक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल हो जाने के बाद उस कंडीशन को हम कहते थे इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ओके, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है और रिवर्स रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, इन दोनों की जो निस्बत है, इन दोनों की जो रेशो है वो बराबर होती है Kc के। अब ये Kc क्या है यहाँ पे? ये Kc स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं? अब हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम जो हमने जितनी भी डिस्कस की है उनमें ये किया कि एक रिएक्शंस को लिए हम Kc की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। उसके बाद हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात की कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये हमने बात की थी। तो इसमें Kc में हमने क्या निकाला था कि जैसे आपके पास ये है फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैं Kc की वैल्यू डायरेक्ट, आपके पास टू मेथड्स हैं Kc की वैल्यू निकालने के लिए। पहला मेथड है कि आप उसको डिटेल से सारे स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। दूसरा मेथड ये है कि आप उसको डायरेक्ट कर दें। डायरेक्ट मेथड कैसा है? जैसे आपके पास ये पहला रिएक्शन है, तो इसके लिए अगर आप Kc की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगी? उसमें गौर करें। सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट्स हैं, एक रिएक्शन के अंदर जो लेफ़्ट साइड पर चीज़ें लिखी होती हैं अमूमन उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एक रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें राइट साइड पर लिखी होती हैं उनको हम अमूमन जो है वो प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो आपने Kc की वैल्यू निकालते वक्त सबसे पहले आपने जो है वो ये बटा लगा के इसके ऊपर वाली साइड पर आपने हमेशा प्रोडक्ट्स लिखने हैं एज अ न्यूमिनेटर। ओके, तो मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड है, और ये 2 जो कोएफिशिएंट है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये उसकी स्टूडेंट्स पावर बन जाएगी। उसके अलावा जो रिएक्टेंट्स है वो नीचे आ जाएंगे। एक आपके पास रिएक्टेंट जो है वो H2 है, दूसरा रिएक्टेंट आपके पास क्या है? I2 है। तो ये आपके पास Kc की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल दी। ओके, उसके अलावा अगर आप नीचे वाले रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो Kc इज़ इक्वल टू विल बी प्रोडक्ट्स में C है
एंड डी है ओवर ए एंड ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो केसी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाली है इन रिएक्शंस की। अगर आपसे एग्जाम में सवाल आ जाता है कि एक रिएक्शन आपको दिया जाएगा कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का एक्सप्रेशन अखज़ करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक्सप्रेशंस करें या उसको ड्राइव करें, तो आपने डायरेक्ट रिएक्शन आपने ऊपर लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद आपने प्रोडक्ट्स को ओवर के ऊपर लिख देना है एज अ न्यूमिनेटर, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको आपने ओवर के नीचे लिख देना है एज अ डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, ये केसी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, उसके बाद अगर हम केसी को डिफ़ाइन करें तो केसी को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर मैं डेफिनेशन करूं, इसको डिफ़ाइन करूं तो क्या करूंगा। अब ये केसी की जो वैल्यू है, केसी के मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने आगे लिखी हुई हैं। केसी बेसिकली क्या है, किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की दरमियान एक रेशो है, निस्बत है, इनके दरमियान में एक डिवीजन है। केसी हम उस वक्त निकाल सकते हैं जब किसी रिएक्शन के हमारे पास प्रोडक्ट्स भी मौजूद हों और रिएक्टेंट्स भी मौजूद हों, प्रोडक्ट्स भी मौजूद हों और रिएक्टेंट्स भी मौजूद हों। अब इसको अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो मैं इस तरह से कर सकता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली एक वो कांस्टेंट है जो किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की स्टेज में हम उसको निकालते हैं। दूसरी चीज़ इसमें हम मज़ीद ऐड ये कर सकते हैं कि ये बेसिकली प्रोडक्ट्स जो होते हैं किसी रिएक्शन के, उनकी मोलर कंसंट्रेशन, हमने लास्ट टाइम ये बात की थी, अगर ब्रैकेट्स लगा दी जाएं तो ये उनकी मोलर कंसंट्रेशन बन जाती है। एक मोलर कंसंट्रेशन ये, एक मोलर कंसंट्रेशन ये, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो केसी बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन को ज़रब ले लो और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, इन दोनों की आप रेशो निकाल लें। इसको हम कहेंगे ये है जी आपके पास केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, अब ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट था वो था उसके यूनिट्स। स्टूडेंट्स, यूनिट्स निकालने का जो क्वेश्चन है वो पेपर में मस्ट आ जाता है। या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आप ड्राइव करें, ये क्वेश्चन आपको देगा, या आपसे देगा कि ये आपके पास रिएक्शन है, इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स ड्राइव करके दिखाएं। तो आओ हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें कोई रिएक्शन दे दिया जाए तो उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा आपने वाइट बोर्ड पे आपने जो है वो कंसंट्रेट करना है, इंशाल्लाह आपको यूनिट्स निकालना बहुत जल्दी आपको समझ आने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आपके पास ये रिएक्शन है H2 एंड I2 इज़ इक्वल टू 2HI। स्टूडेंट, यहाँ पर जो काबिल तवज्जो बात है वो ये, सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो एरो हेड है इसके इस तरफ मौजूद रिएक्टेंट्स हैं, इस तरफ मौजूद प्रोडक्ट्स हैं। जो बात समझाने जा रहा हूँ उसको आपने फुली कंसंट्रेशन से समझना है। थोड़ी देर के बाद आपको समझ आने वाली है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना ये है कि इस एरो हेड के रिएक्टेंट्स, लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स हैं, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। देखना ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन में इक्वल है कि नहीं है। कैसे देखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है। ये 1 मोल ये है आपके पास और 1 मोल ये है। 1 मोल प्लस 1 मोल इज इक्वल टू 2 मोल। आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो 2 मोल है। ओके, और जो प्रोडक्ट हैं तो ये प्रोडक्ट है आपके पास और ये उनकी नंबर ऑफ मोल्स है। तो 2 मोल्स ही आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी रिमेंबर, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स देखें और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, इफ नंबर ऑफ मोल आर इक्वल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स देन देयर विल बी नो यूनिट्स। अगर दोनों साइड के रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल आ जाएं तो उनके दरमियान
कोई यूनिट इक्विलिब्रियम का आपको नहीं मिलेगा, उसका हम इक्विलिब्रियम यूनिट्स मौजूद ही नहीं होंगे, वो हम निकाल नहीं कर सकते अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ़ मोल इक्वल हैं। तो फिर सवाल ये है कि यूनिट्स को फिर हम कब निकाल सकते हैं? तो उसका जवाब ये है स्टूडेंट्स, आंसर ये है, ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ़ मोल्स जो है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के जब डिफरेंट होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे है H2 एंड N2 2NH3, ये मेरे पास एक रिएक्शन है हाइबर प्रोसेस जिसमें अमोनिया जो है वो बन रही होती है। अमोनिया के प्रोसेस के दौरान 3 मोल हाइड्रोजन, इधर देखिए 3 मोल हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 और 1 4 मोल। रिएक्टेंट्स आपके पास 4 मोल है, ओके। लेकिन प्रोडक्ट अमोनिया है, ये कितने मोल बना आपके पास? 2 मोल। यहाँ पे जो रिमेंबर पॉइंट टू बी रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के मोल 4 हैं, प्रोडक्ट्स के मोल जो है वो कितने हैं स्टूडेंट्स? 2 मोल है। याद रखिएगा, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल अगर डिफरेंट आ जाएं तो उस केसी के यूनिट्स लाजमन कोई ना कोई निकलते हैं। आओ इन दोनों एग्जांपल्स की हम यूनिट्स निकाल के देखते हैं कि आया वाकई इसके कोई यूनिट नहीं निकलते और इसके भी। सबसे पहले हम इसको यूनिट्स निकालने के लिए पहले रिएक्शन की सबसे पहले बात करेंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन के यूनिट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसके लिए केसी की वैल्यू लिखना पड़ेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो इसमें प्रोडक्ट क्या है जी? HI का स्क्वायर ओवर H2 एंड I2। स्टूडेंट, हमने ये बात की थी जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस कर रहे थे कि ये बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन है और इस मोलर कंसंट्रेशन के हमने यूनिट्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो वो थे आपके पास यूनिट्स मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो जहाँ पर एक ब्रैकेट लिखी होगी हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो इस ब्रैकेट की जगह मैं लिख सकता हूँ मोल डेसीमीटर पर क्यूब और उसका स्क्वायर वैसे के वैसे ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओवर इस ब्रैकेट की जगह मैं लिख सकता हूँ मोल डेसीमीटर पर क्यूब और दूसरा ये वाला रिएक्टेंट है इसका मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो ये आपके पास हो चुकी है। अगर आप इस मोल डेसीमीटर पर क्यूब और इस मोल डेसीमीटर पर क्यूब को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर कैसे बनेगा? ऊपर वाला पहले लिखो, ये बन जाएगा मोल डेसीमीटर पर क्यूब इसका स्क्वायर ओवर मोल डेसीमीटर पर क्यूब का स्क्वायर, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स, ये वाला पूरा जो प्रोसेस है ये सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या है आपके पास कोई चीज़ बाकी बची है? नहीं। तो हम लिखेंगे कि इसके जो है ना वो नो यूनिट्स। तो अगर मैंने कहा था दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों तो उसके कोई यूनिट नहीं आते। ये बाय एग्जांपल हमने जो है उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन सेकंड है जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं कि दोनों साइड पे, देखते हैं कि उनके जो यूनिट्स हैं वो कैसे निकलते हैं। इनके यूनिट्स को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, ये ले। तो उस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू निकालेंगे। जब आप प्रोडक्ट्स को हमेशा ऊपर लिखते हैं आप, तो NH3 उसकी पावर जो 2 है वो उसका स्क्वायर बन जाएगी। उसके बाद H2 इसकी पावर 3 है स्टूडेंट्स, एंड N2 इसकी पावर कोई नहीं है क्योंकि इसके साथ भी कोई चीज़ नहीं लगी हुई है। देखिए 1 मोल है, 1 को आप वैसे नहीं लिखते। तो आओ ज़रा इनके हम ऊपर यूनिट्स लिख लेते हैं। मोल डेसीमीटर पर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल डेसीमीटर पर क्यूब का क्यूब, स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स, क्यूब है, और फिर मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ओके, अब क्या होगा? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। जब बेस एक जैसी हो तो पावर उनकी ऐड हो जाती हैं। अगर आप ऐसे ऐड नहीं करना चाहते तो ऊपर मोल डेसीमीटर क्यूब 2 है, नीचे कितने हैं? 3 और 1 4। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 कैंसिल करें तो पीछे नीचे कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। अगर आप इसको इकट्ठा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो वो एक स्टेप और बढ़ जाएगा।
मोल डेसीमीटर पर क्यूब का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स आपके पास बन जाएगा मोल डेसीमीटर पर क्यूब की पावर 4, क्योंकि 3 ये थे 1 ये था, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स ऐड हो गए 4 बन गया। अब स्टूडेंट्स ये 2 से इनमें से 4 में से 2 कैंसिल हो गए, तो पीछे आपके पास क्या बच गया, ऊपर रहेगा स्टूडेंट्स 1 ओवर मोल डेसीमीटर पर क्यूब, तो नीचे स्टूडेंट्स कितने रहते थे 2। अब इनको हम नेक्स्ट, ये जो 2 पावर है ये मोल की भी है और डेसीमीटर क्यूब की भी है, तो इस पावर को इनके साथ ऊपर अलग अलग करके लिख देते हैं। 1 ओवर मोल की पावर 2 और डेसीमीटर क्यूब की पावर 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मोल की पावर 2 वैसे के वैसी रहेगी, मोल की पावर 2 ओके। अब ये जो डेसीमीटर क्यूब की पावर माइनस डेसीमीटर की पावर -3 थी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the 6, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब की पावर -6। अब अगर हम इसको उल्टा करें तो हमें पता है अगर कोई चीज़ ओवर के नीचे हो तो जब हम उसको ओवर के ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी जो इलामात हैं, उसकी जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसका फिर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, मोल को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स मोल की पावर -2, और जब मैं डेसीमीटर क्यूब को ऊपर लेके जाऊंगा तो वो बन जाएगा +6। स्टूडेंट्स दे आर द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इंफॉर्मेशन। तो ये आपके देखो केसी के यूनिट्स निकल आए हैं, ये आपका आंसर है ओके। तो यहाँ पर साबित ये हुआ कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल ना हों, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हों रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, तो फिर केसी के लिए वैल्यू उसके यूनिट्स निकलते हैं। और अगर दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो फिर क्या होता है, उसके कोई यूनिट्स नहीं निकलते। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपकी असाइनमेंट ये है, आपका काम ये है कि अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं पीछे वाई विद एग्जांपल्स, आप घर बैठ के ठीक है आप एज अ होमवर्क वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारे रिएक्शंस आप उनके लिए यूनिट्स निकालेंगे। देखना है फिर आपने कि कौन किस किस रिएक्शन के यूनिट्स निकले हैं, किस किस रिएक्शन के यूनिट्स नहीं निकले। तो ये सारी चीज़ें लर्न करने के बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप रिएक्शन को देख के ये बता दें कि इसके यूनिट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो सिंपली मेथड है, आप उसके नंबर ऑफ मोल्स चेक करें, अगर इक्वल है तो समझ जाएं इसके कोई यूनिट्स नहीं निकलेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो समझ जाएं इसके कोई ना कोई यूनिट्स निकलेंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये जो आज का होल टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स, ये आपको होल टॉपिक आज आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर अभी आप तक स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।